नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है आपका इंजन कूलिंग सिस्टम से। दोस्तों यहाँ पर आपके यहाँ पर लगभग लगभग 100 प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और जिसमें दोस्तों ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इंजन कूलिंग सिस्टम का वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग एनसीएल हेम ऑपरेटर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों को दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट आपको देना जरूरी है। अगर आप लोग दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट अगर आपको देना है तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर यहाँ पर जो लिखा है इस नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर दोस्तों आपको एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट दे दिया गया है, कंप्लीट मॉक टेस्ट, जो कि लगभग दोस्तों 10 टेस्ट आपको वहां पर मिलेगा। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको दे दिया जाएगा मॉक टेस्ट के साथ। टेक्निकल के जितने भी सब्जेक्ट मतलब टॉपिक दिए गए हैं उस पर आपको स्पेशल टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, ट्रेड का नियमित टेस्ट मिल जाएगा, स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से टोटल ये आपका 75 प्लस मार्क टेस्ट यहाँ पर होने वाला है मात्र 149 में। ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा या फिर ये व्हाट्सएप जो नंबर है आप लोग इस पर हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहा गया है। कहा गया है यहाँ पर कि यदि वाटर पंप पर कैविटेशन हो रहा है तो सबसे प्रभावी समाधान क्या होगा। तो यदि वाटर पंप पर कैविटेशन हो रहा है तो सबसे प्रभावी समाधान जो होता है दोस्तों वो रहता है आपका कि जो सिस्टम प्रेशर होता है ये आपका बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज सिस्टम प्रेशर। तो सिस्टम का दबाव बढ़ाने से तरल का स्थानीय दाब वाष्प दाब से ऊपर बना रहता है, जिससे बुलबुले नहीं बन पाते हैं और कैविटेशन क्या होता है आपका रुक जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है यहाँ पर कि आफ्टर लीविंग द इंजन वाटर जैकेट द कूलेंट गोज इनटू। इंटर वाटर जैकेट छोड़ने के बाद कूलेंट कहाँ पर जाता है। देखिए इंटर वाटर जैकेट छोड़ने के बाद जो कूलेंट जाता है दोस्तों ये आपका हाइडर टैंक में जाता है। यहाँ पर हाइडर टैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंजन वाटर जैकेट छोड़ने के बाद कूलेंट तापमान के आधार पर हाइडर टैंक पर या रेडिएटर के ऊपरी हिस्से में जाता है, जहां यह अतिरिक्त गर्मी को वायुमंडल में छोड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि वायु शीतित इंजन में ऊष्मा जो क्षय की दर होती है मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो देखिए वायु शीतित इंजन में ऊष्मा क्षय की जो दर होती है ये आपका पंखों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और वायु के वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए वायु शीतित इंजन में फिन्स का अधिक सतही क्षेत्रफल और उस पर बहने वाली वायु की उच्च गति दोनों मिलकर ऊष्मा क्षय की दर तय करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अब ये क्लास आपका डेली चलने वाला है जब तक आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता है, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। बाकी फुल लेंथ टेस्ट आप लोग ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। अगर आपको कोई टॉपिक वीक है तो यहाँ पर दोस्तों 3000 से लेकर लगभग 4000 क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर एमसीक्यू पीडीएफ भी डाला गया है, आप लोग चाहें तो उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। कौन सा इंजन कूलिंग सिस्टम में कूलिंग दर बहुत कम होती है। तो देखिए जिस इंजन कूलिंग सिस्टम में कूलिंग दर बहुत कम होती है वो होता है दोस्तों आप लोगों के थर्मोसाइफन सिस्टम। क्या होता है आपका थर्मोसाइफन सिस्टम होता है। आंसर आपका यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्मोसाइफन सिस्टम। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कर थर्मोसाइफन सिस्टम में पानी के जो परिसंचरण होता है केवल गर्म और ठंडे पानी के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें कूलिंग जो दर होती है बहुत धीमी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, कह रहा है कि एक फोर्स फीड कूलिंग सिस्टम में कौन सा पार्ट पानी को सर्कुलेट करने के लिए फोर्स करता है। तो एक फोर्स फीड कूलिंग सिस्टम में जो पार्ट पानी को सर्कुलेट करने के लिए फोर्स करता है वो आपका रहता है पंप, ठीक है। तो फोर्स फीड सिस्टम में वाटर पंप यांत्रिक दबाव बनाकर पानी को पूरे सिस्टम में जबरदस्ती सर्कुलेट करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो आप लोगों का रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग होता है सफाई में किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग सफाई में जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका हवा गन दबाव के साथ पानी द्वारा फ्लशिंग, ठीक है। तो रिवर्स फ्लशिंग में सामान्य प्रवाह की उल्टी दिशा में हवा के दबाव के साथ पानी डालकर रेडिएटर के अवरोधों को साफ किया जाता है।
अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा इंजन में ऑयल कूलर कहाँ फिट किया जाता है। तो देखिए इंजन में ऑयल कूलर जो होता है ये आपका इंजन ब्लॉक में फिट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंजन ब्लॉक। तो इंजन में ऑयल कूलर इंजन ब्लॉक में फिट किया जाता है ताकि इंजन ऑयल जो हो वो आपका ठंडा रखा जा सके। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इंजन ब्लॉक के वाटर पैसेज को डी स्केल करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इंजन ब्लॉक के वाटर पैसेज को डी स्केल करने के लिए जो विधि यूज करते हैं हम लोग, वो हमारा रहता है यहाँ पर कि पानी के विलायक को इंजेक्ट करके। ठीक है, तो पानी के विलायक को इंजेक्ट करके आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वाटर पैसेज में जमी स्केल्स को घोलने के लिए विशेष जल विलायक रासायनिक घोल को इंजेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है, कह रहा है कि क्षतिग्रस्त रेडिएटर कोर ट्यूबों की जांच कैसे की जाती है। देखिए क्षतिग्रस्त रेडिएटर कोर ट्यूबों की जो जांच की जाती है वह आपको विजुअली की जाती है। तो रेडिएटर कोर ट्यूबों में दरार, मोड़ या रिसाव आमतौर पर सीधे आंखों से देखकर पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रैंकशाफ्ट मेन बियरिंग्स से कनेक्टिंग रॉड बियरिंग तक कैसे तेल पहुंचता है। तो ये जो पहुंचता है दोस्तों, ये आपका पहुंचता है कि ड्रिल किए तेल पैसेज के माध्यम से। ठीक है, तो क्रैंकशाफ्ट में बनाए गए ड्रिल किए हुए तेल मार्गों के माध्यम से दबाव युक्त तेल मेन बियरिंग से कनेक्टिंग रॉड बियरिंग तक पहुंचता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इंजन कूलिंग प्रणाली में वाटर पंप का क्या उद्देश्य है। तो देखिए इंजन कूलिंग प्रणाली में वाटर पंप का जो मेन उद्देश्य है वो है आपका कि पानी सर्कुलेशन को बल देना। ठीक है, तो वाटर पंप इंपेलर की घूर्णन गति से दबाव उत्पन्न कर पानी को इंजन और रेडिएटर के बीच निरंतर सर्कुलेट कराता है। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए अगर आप लोगों को दोस्तों ये जो देखिए आप लोगों को अगर टेस्ट लेना है तो टेस्ट ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग टेस्ट लेते हैं तो देखिए ये आपको जो फिगर वाला 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, इसका दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं ये आप लोगों का ये पीडीएफ है। ठीक है, आप इसका चाहे तो प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। तो जो भी छात्र नहीं लिए हैं तो आप अपना ले सकते हैं, ये पीडीएफ आपको टेस्ट के साथ फ्री में दिया गया है। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से समझ, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर के इसको ले सकते हैं। तो देखिए एनसीएल हेम ऑपरेटर का जो ये सिलेबस है ना, इसी सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। और इस टेस्ट को अगर आप लोगों को लेना है वो मैं बता देता हूँ कैसे आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए टेस्ट लेने के लिए आप लोग करना क्या है कि यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोग करना क्या है कि यहाँ पर जो आपको लिखा गया है टेस्ट सीरीज का ऑप्शन, इस टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर जाएंगे एनसीएल टेस्ट पे, तो यहाँ पर आपको एनसीएल का हेम ऑपरेटर का टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए कह रहे हैं इंजन शीतलन प्रणाली में गर्मी कहाँ अपव्यय होता है। तो देखिए इंजन शीतलन प्रणाली में जो गर्मी होता है, आपका जो अपव्यय होता है, ये आपका रेडिएटर में अपव्यय होता है। तो गर्म कूलेंट रेडिएटर में जाकर वायु प्रवाह के संपर्क में आते हैं जहां उसकी ऊष्मा वातावरण में अपव्यय हो जाती है। अगला प्रश्न है जल शीतलन प्रणाली में किस प्रकार के पंप का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जल शीतलन प्रणाली में जिस प्रकार के पंप का उपयोग किया जाता है वह आपका रहता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप कम लागत में लगातार और उच्च मात्रा में पानी सर्कुलेट करने में सक्षम होता है, इसलिए इसे जल शीतलन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न कहा गया है कि जब इंजन गर्म हो प्रेशर कैप को हटाते समय बहुत सावधानी बरतना आवश्यक है, यह ऐसा क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि जलने का जोखिम होता है इसमें। ठीक है, तो गर्म इंजन में कूलिंग सिस्टम दबाव में होता है और कैप खोलते ही गर्म भाप और कूलेंट तेजी से बाहर निकल सकते हैं जिससे जलने का खतरा रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया निम्न में किस प्रकार के थर्मोस्टेट का उपयोग आमतौर पर आधुनिक इंजनों में सबसे अधिक किया जाता है। तो देखिए जिस प्रकार के थर्मोस्टेट का उपयोग आमतौर पर आधुनिक इंजनों में सबसे अधिक किया जाता है वह आपको रहता है वैक्स पायलट प्रकार का। ठीक है, तो वैक्स पायलट थर्मोस्टेट विश्वसनीय, सटीक और टिकाऊ होने के कारण आधुनिक इंजनों में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि इंजन के प्रत्येक सिलेंडर के प्रभावी कूलिंग को सुनिश्चित करने के लिए यह घिरा होता है। तो यह किससे घिरा होता है, यह घिरा होता है दोस्तों आपका वाटर जैकेट के द्वारा। ठीक है,
तो प्रत्येक सिलेंडर के चारों ओर वाटर जैकेट बना होता है जिसमें कूलेंट प्रवाहित होकर सिलेंडर की ऊष्मा सोख लेता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि पंप के घटकों में से एक कूलिंग प्रणाली में पानी सर्कुलेट करता है, यह घटक क्या है? यह घटक आपको दोस्तों इम्पेलर कहलाता है। तो इम्पेलर क्या करता है कि पंप के अंदर घूमकर केंद्रापसारक बल से पानी को बाहर की ओर ढकेलता है जिससे कूलेंट सर्कुलेट होता है। अगला प्रश्न है कि वायु शीतित इंजन में पंख यानी कि जो फिन्स होते हैं मुख्यतः किस लिए प्रदान किए जाते हैं? तो वायु शीतित इंजन में जो फिन्स प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, वो प्रदान किए जाते हैं कि संवहनीय जो पृष्ठ होता है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए। ठीक है, तो फिन्स सिलेंडर के प्रभावी संवहन सतह को बढ़ा देते हैं जिससे अधिक ऊष्मा हवा में स्थानांतरित हो पाती है। अगला प्रश्न है वायु शीतित इंजनों में अधिक ऊष्मा स्थानांतरण के लिए फिन का आकार इस प्रकार होना चाहिए। तो फिन का जो आकार होना चाहिए दोस्तों, अधिक लंबाई के साथ इष्टतम मोटाई का होना चाहिए। तो फिन्स की लंबाई अधिक होने और मोटाई इष्टतम होने पर ऊष्मा चालन व सतह क्षेत्रफल का सर्वाधिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे ऊष्मा स्थानांतरण अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है कि मोटरसाइकिलों में वायु शीतलन को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? तो देखिए, मोटरसाइकिलों में वायु शीतलन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह इंजन के भार और जटिलता को कम करता है। ठीक है, तो वायु शीतलन में रेडिएटर, पंप और पाइपलाइन जैसी जटिल प्रणालियों की जरूरत नहीं होती है जिससे इंजन हल्का और सरल बना रहता है। अगला प्रश्न है कि उच्च ऊंचाई पर संचालित एक वायु शीतित इंजन को निम्नलिखित कारणों से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये जो सामना करना पड़ता है दोस्तों, ये किया जाता है वायु घनत्व में कमी से। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है जिससे फिन्स के संपर्क में आने वाली वायु की शीतलन क्षमता घट जाती है और इंजन के अधिक गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि मल्टी सिलेंडर उच्च शक्ति वाले इंजनों में वायु शीतलन प्रणाली का मुख्य नुकसान क्या है? तो देखिए, मल्टी सिलेंडर उच्च शक्ति वाले इंजनों में वायु शीतलन प्रणाली का जो मुख्य नुकसान है दोस्तों, यह आपका है कि सिलेंडरों के बीच असमान शीतलन। तो एक से अधिक सिलेंडर होने पर पीछे के सिलेंडरों तक हवा कम पहुंच पाती है जिससे सभी सिलेंडरों की कूलिंग समान नहीं हो पाती। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, कह रहा है कि वायु शीतलन प्रणाली अधिक कुशल होती है जब। तो देखिए, वायु शीतलन प्रणाली अधिक कुशल होती है जब क्या हो कि पंखों के आर पार वायु वेग अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, फिन्स पर वायु का वेग अधिक होगा, उतनी ही तेजी से ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरण होगा जिससे शीतलन अधिक प्रभावी होगा। अगला प्रकार क्वेश्चन है कि कूलिंग सिस्टम का प्रयोग कब किया जाता है? तो देखिए, कूलिंग सिस्टम को जो प्रयोग किया जाता है, यह किया जाता है इंजन के कार्यकारी तापमान को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो इंजन को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखने के लिए कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कूलिंग सिस्टम का उद्देश्य इंजन को ना तो अधिक गर्म और ना ही बहुत ठंडा होने देना है, बल्कि उसे एक निश्चित वर्किंग टेम्परेचर सीमा यानी कि लिमिट में बनाए रखना होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहरी बनी पत्तियां क्या कहलाती हैं? तो देखिए, एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहरी बनी पत्तियां जो होती हैं, यह आपकी कहलाती हैं दोस्तों फिन्स। यहाँ पर फिन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिन्स। तो सिलेंडर की बाहरी सतह पर बनी पत्तियां नुमा संरचनाएं फिन्स कहलाती हैं जो हवा से संपर्क क्षेत्र बढ़ाकर शीतलन में सहायता करती हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि एयर कूलिंग निम्न में से किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देखिए, जो एयर कूलिंग होता है दोस्तों, यह आपका निर्भर करता है कि हवा के संपर्क के सतह क्षेत्रफल पर भी, हवा के बहने के दर पर भी और मेटल की ऊष्मीय चालकता पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऊष्मा का प्रभावी अपव्यय धातु की चालकता, हवा के संपर्क के क्षेत्रफल और हवा की प्रवाह दर तीनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यदि रेडिएटर कैप का प्रेशर 1.1 बार है तो पानी का उबाल बिंदु लगभग कितना होगा? यानी कि आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है। तो बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों जो यहाँ पर होगा आपका 120 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दबाव बढ़ने पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो अभी बढ़ जाता है, लगभग 1.1 बार अतिरिक्त दबाव पर पानी का क्वथनांक बढ़कर लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, कूलिंग सिस्टम में कैविटेशन किस कारण होती है? तो देखिए, कूलिंग सिस्टम में कैविटेशन जिस कारण से होती है वह निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करके होता है।
तो जब किसी क्षेत्र में दबाव तरल के वाष्प दाब से नीचे गिर जाता है तो वहां वाष्प बुलबुले बनते हैं जो बाद में अचानक फटते हैं। इसी प्रक्रिया को कैविटेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वाटर पंप इम्पेलर घिस जाए तो क्या होगा? तो देखिए, यदि वाटर पंप इम्पेलर घिस जाए तो होता क्या है कि कूलेंट फ्लो विल रिड्यूस। जो कूलेंट फ्लो होगा वो आपका घट जाएगा। तो इम्पेलर घिस जाने से यह पर्याप्त दबाव और प्रवाह उत्पन्न नहीं कर पाता है, जिससे कूलेंट का सर्कुलेशन कम हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि यहाँ पर कि हवा ईंधन का मिश्रण जलाने से सिलेंडर के अंदर का तापमान लगभग कितना पहुंच जाता है? तो हवा ईंधन का मिश्रण जलने से सिलेंडर के अंदर जो तापमान होता है लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक है। इसी कारण प्रभावी शीतलन प्रणाली आवश्यक भी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि इंजन को वायु शीतलन में कौन सा भाग सहायक होता है? तो देखिए, इंजन को वायु शीतलन में जो भाग सहायक होता है वह रहता है आपका सिलेंडर एंड फिन्स। तो सिलेंडर और पंख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलेंडर पर लगे फिन्स हवा के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाकर ऊष्मा को तेजी से वातावरण में स्थानांतरित करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली है? देखिए, प्रत्यक्ष शीतलन जो प्रणाली है ये आपका एयर कूलिंग है। ठीक है। तो वायु शीतलन में सिलेंडर सीधे वायुमंडलीय हवा के संपर्क में आकर ठंडा होता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष शीतलन विधि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया कि कौन से इंजन के अधिक गर्म होने का कारण हो सकता है? तो इंजन के अधिक गर्म होने का जो मेन कारण हो सकता है वो है आपका थर्मोस्टेट का बंद होना। यदि थर्मोस्टेट बंद अवस्था में फंस जाए तो कूलेंट रेडिएटर तक नहीं पहुंच पाता, जिससे इंजन तेजी से अधिक गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया थर्मोसाइफन प्रणाली में जल परिसंचरण कैसे प्राप्त होता है? देखिए, थर्मोसाइफन प्रणाली में जल परिसंचरण जो प्राप्त होता है वह होता है कि गर्म और ठंडे जल के घनत्व अंतर के द्वारा। तो गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उड़ता है और ठंडा पानी भारी होकर नीचे आता है, इसी घनत्व अंतर से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है इंजन में शीतलन यानी कि कूलेंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार होता है? तो देखिए, इंजन के शीतलक यानी कि कूलेंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जो घटक जिम्मेदार होता है वो रहता है आपका थर्मोस्टेट। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, थर्मोस्टेट क्या करता है, तापमान के अनुसार खुलता है और बंद होता है, और इसी प्रकार कूलेंट के प्रवाह की मात्रा को हम लोग नियंत्रित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर हेड के जो फिन्स होते हैं इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर हेड के जो फिन्स होते हैं इसका उपयोग दोस्तों हम लोग करते हैं एयर कूलिंग में। ठीक है। एयर कूलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, फिन्स केवल वायु शीतलन प्रणाली का अनिवार्य भाग होता है, क्योंकि इनके माध्यम से ही हवा से सीधा संपर्क बना रहता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि अविश्वसनीय रूप से धीमी दरों पर किस प्रकार के कूलेंट सिस्टम कूलिंग सिस्टम कूल होते हैं? तो धीमी दरों पर जो कूलिंग सिस्टम कूल होते हैं वो आपका रहते हैं थर्मोसाइफन सिस्टम। ठीक है। यहाँ पर ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्मोसाइफन सिस्टम। तो थर्मोसाइफन सिस्टम केवल घनत्व के अंतर पर निर्भर होने के कारण कूलेंट का प्रवाह धीमा और नियमित होता है। अगला प्रश्न है कि जल सर्कुलेशन के लिए कृत्रिम फीड इंजन शीतलन प्रणाली का कौन सा भाग आवश्यक है? तो जल सर्कुलेशन के लिए कृत्रिम फीड इंजन शीतलन प्रणाली का जो भाग आवश्यक होता है यह रहता है आपका दोस्तों पंप। यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, पंप। तो कृत्रिम फोर्स फीड प्रणाली में पंप के बिना पानी को दबाव के साथ सर्कुलेट करना संभव नहीं है। सी आंसर देख यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा भाग पानी को वाटर पंप में प्रवेश करने से रोकता है? तो देखिए, जो भाग पानी को वाटर पंप में प्रवेश करने से रोकता है वो आपका रहता है दोस्तों आपका सील। ठीक है। तो सील पंप शाफ्ट के चारों ओर लगी होती है और पानी को बियरिंग की ओर लीक होने से रोकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि रेडिएटर काम नहीं कर रहा है, इसका क्या संकेत नहीं है? तो देखिए, रेडिएटर काम नहीं कर रहा है, इसका जो संकेत नहीं है वो है आपका, तो देखिए रेडिएटर अगर काम नहीं कर रहा है तो इसका जो संकेत नहीं है वो है आपका कि स्लो पिकअप। ठीक है। देखिए, स्लो पिकअप का संबंध सामान्यतः जो होता है इंजन की पावर या फ्यूल सिस्टम से होता है, ना कि सीधे रेडिएटर की खराबी से होता है। ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ पर कहा कि सिलेंडर हेड में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सिलेंडर हेड में जिस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका एयर कूलिंग। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, एयर कूलिंग। देखिए इस प्रश्न में संदर्भ वायु शीतित इंजन से है, जहां सिलेंडर हेड पर बने फिन्स के माध्यम से एयर कूलिंग होती है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कूलिंग सिस्टम से। और कूलिंग सिस्टम का अगर क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।